हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है द EXTC सिंप्लीफाइड के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। चलो अब हम लोग अपना पहला टॉपिक लेते हैं, जो कि है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। अब स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है? इट इज़ डिज़ाइन It is designed using an 8-bit और 16-bit माइक्रोकंट्रोलर। यानी कि ये जो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता है, ये या फिर या तो 8-bit या फिर 16-bit माइक्रोकंट्रोलर का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है। नाउ इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड बोर्ड लेवल डिज़ाइन विथ वेरी स्मॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड बोर्ड लेवल डिज़ाइन, यानी कि ये जो है ये बैटरी से ऑपरेट होता है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम विथ वेरी स्मॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी कि इसका जो हार्डवेयर होता है, इसका जो सर्किट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका सर्किट और इसका जो प्रोग्राम होता है वो लार्ज जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है। यूजुअली सी लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम बिकॉज इट सपोर्ट्स द मशीन लेवल प्रोग्रामिंग एंड सी प्रोग्राम्स कंपाइलेशन इज डन इन असेंबली। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ ये अब हम लोग जानते हैं। यूजुअली सी लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बिकॉज इट सपोर्ट्स द मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो सी लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन बात यह है कि सी लैंग्वेज खुद एक मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सी प्रोग्राम्स कंपाइलेशन इज डन इन असेंबली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग सी प्रोग्राम का कोड यूज़ करते हैं तो फिर एक दो कंपाइलर होता है, आपको पता होगा कंपाइलर के बारे में, तो वो इसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता है, जो कि आपने देखा ही होगा माइक्रो कंट्रोलर में। इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को जो असेंबलर होता है वो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और मशीन कोड को हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। ये रहा हमारा स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। लोग देखते हैं मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ डिज़ाइन यूजिंग सिंगल और मल्टीपल 16-bit और 32-bit माइक्रोकंट्रोलर्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSPs और RISC। यानी कि ये जो मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम जो होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक तो सिंगल या फिर मल्टीपल 16-bit और 32-bit के माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके, तो अब यहाँ पर है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSPs और RISC। अब RISC का फुल फॉर्म तो आपको पता है, वो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग नाम में ही दोस्तों हमें पता चल रहा है, यानी कि ये जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करना है, ये जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। अब फॉर एग्जांपल इसके हम लोग देखें तो होता है ऑडियो, वीडियो या फिर आपका कम्युनिकेशन डाटा। ओके, और रिस्क यानी कि आपको पता है अ सिंप्लीफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि वो जो माइक्रो कंट्रोल होता है वो उस इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। अगला है बोर्ड लेवल डिज़ाइन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब इसका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़, जैसे कि मैंने आपको पिछले जो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम था उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होता क्या है। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से बोर्ड लेवल डिज़ाइन पॉसिबल नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट टूल्स लाइक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि RTOS, सोर्स कोड इंजीनियरिंग टूल्स, सिमुलेटर, डीबगर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सच कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमें उसके लिए इतनी सारी चीज़ें लगती है। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या? फर्स्ट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि RTOS। ये जो होता है ये एक तरह से मल्टीटास्किंग करता है
प्रोग्रामिंग के टाइम पे एंड इंश्योर करता है कि सारे जो क्रिटिकल टास्क है वो टाइम टू टाइम परफेक्टली हो। नेक्स्ट आता है सोर्स कोड इंजीनियरिंग टूल्स, यानी कि ये सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज सिम्युलेटर। अब सिम्युलेटर यानी कि ऐसी चीज़ होती है, अब मानिए आपके पास हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस हार्डवेयर डिवाइस का एक मिमिक कर सकते हो और उसमें आप अपना प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इज VHDL। नाउ द नेक्स्ट इज डीबगर। अब डीबगर यानी कि होता क्या है, जो कि आपके प्रोग्राम्स में अगर कोई एरर होता है तो फिर वो उसको फाइंड करता है और हम उसको फिक्स कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। नाउ द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यानी कि आप ये भी कह सकते हो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी, यानी कि IDE। अब इसमें होता क्या है कि उसमें एडिटर, डीबगर और कंपाइलर सारे एक साथ होते हैं और इन सब का मिलकर एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसको आप लोग प्रोग्राम रन करने के लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि माइक्रोविजन, या फिर आप अपने प्रोग्राम या फिर आपने जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि C++, पाइथन, उसके लिए हम लोग VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट इज large scale or sophisticated embedded system. Now the first point is it consists of large quantity of hardware and software complexities. Hence they may require scalable processors or configurable processors and programmable logic array या फिर PLAs। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं इनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई इसको यूज़ करने के लिए hence they may require scalable processor। scalable processors यानी कि वो प्रोसेसर जिसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, और configurable processors यानी कि जिन प्रोसेसर्स को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे PLAs। अब PLAs का मतलब यानी कि आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सो दैट उसके अंदर का जो डिजिटल सर्किट्स है वो चेंज करने के लिए। सो नाउ द नेक्स्ट इज such systems are used for cutting edge applications which require hardware and software design integrated in the final system। अब इसी सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि कटिंग एज एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे उस फाइनल सिस्टम में। सो फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कार्स एंड रोबोटिक्स, these systems are constrained by the processing speeds available in the hardware units। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि हार्डवेयर यूनिट्स में अगर जो उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो अगर कम है देन फिर इसका इम्पैक्ट जो है पूरे ओवरऑल सिस्टम पे पड़ता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर वाली जो होता है पार्ट होता है इसमें, जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा अगर हार्डवेयर यूनिट्स की ही प्रोसेसिंग स्पीड अगर स्लो है तो। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। तो अब आते हैं हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम पे जो कि है स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। अब स्टैंड अलोन इसे हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है स्टैंड अलोन यानी कि ये खुद से ही सारे जो है परफॉर्म करता है ऑपरेशंस। सो कैसे इट वर्क्स इन स्टैंड अलोन मोड, जैसा कि मैंने बोला ये खुद से ही सब कुछ काम करता है। सो अब इसकी प्रोसेस कैसी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है इनपुट्स। अब इनपुट्स यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम सेंसर, यानी कि देखो जब वो सेंसर होता है तो वो सेंसर जब, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर सेंसर का। सो अगर अगर सेंसर ने टेम्परेचर को सेंस कर लिया तो वो क्या करता है, वो उस सेंस करे हुए उसने वो टेम्परेचर को लेता है देन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तो कन्वर्ट हो गया वो सिग्नल, देन उसको वो भेजता है डायरेक्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर को। फिर वो माइक्रो कंट्रोलर उस चीज़ को प्रोसेस करता है एंड फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। वो माइक्रो कंट्रोलर बोलता है कि हाँ बाबा उसने ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मुझे भेजा है। सो वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, वो माइक्रो कंट्रोलर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो उसने किया है उसको वो प्रोसेस किया ना, और उन्हें आउटपुट भी प्रोड्यूस कर दिया माइक्रो कंट्रोलर ने। सो अब वो जो है वो जाएगा सब कुछ एलईडी या फिर एलसीडी डिस्प्ले में, यानी कि अब वो जो है टेम्परेचर है वो एलसीडी जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा, हमें दिखाएगा कि हाँ बाबा 25 डिग्री सेल्सियस हुआ है या फिर 24 डिग्री सेल्सियस हुआ है।
ये हमें दिखाएगा एलसीडी डिस्प्ले, या फिर हमें एलईडी में पता चल जाएगा लाइट जब ब्लिंक होगी तब। सो ये होता है एक तरह से फंक्शन। अब इनपुट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे कि कीबोर्ड हो गया। हमने कीबोर्ड में जो होता है जो हम टाइप करते हैं, या फिर आपने लैपटॉप हो गया, पीसी का जो कीबोर्ड होता है वो हो गया, तो उसमें भी जो है बहुत सारे एक की के अंदर ही बहुत सारे पुश बटन्स होते हैं। अब पुश बटन्स भी होते हैं इनपुट, एज एन इनपुट। अब यानी कि हमारा वॉशिंग मशीन में जब हम लोग स्टार्ट प्रेस करते हैं तो वो भी एक तरह से इनपुट ही हो जाता है। सो ये रहा हमें इनपुट्स। फिर इन सबको कौन प्रोसेस करता है? माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस करता है एंड हमें एक आउटपुट देता है। फिर वो आउटपुट जाता है एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले, डिस्प्लेइंग सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। यानी कि जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़र है यानी कि जो हम हैं, हमको जो है वो आउटपुट मिलता है, हमें वो डिस्प्ले करके मिलता है विद द हेल्प ऑफ एलसीडी डिस्प्ले एंड एलईडी। सो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। एप्लीकेशंस में पहला आता है कंट्रोल सिस्टम। सो कंट्रोल सिस्टम यानी कि एक वास्ट सब्जेक्ट है, जो कि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाओगे इंजीनियरिंग के बीई करने EXTC सब्जेक्ट में, तो फिर आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल तो आपको पता ही है कि कार्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ द नेक्स्ट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जैसा कि मैंने बताया वॉशिंग मशीन हो गया या फिर माइक्रोवेव हो गया। अब आते हैं हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। सो नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्टिव स्लैश रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक वर्क इन स्पेसिफिक टाइम। यानी कि ये एम्बेडेड सिस्टम तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई स्पेसिफिक काम करना हो इन स्पेसिफिक टाइम, यानी कि उसी टाइम में वो काम जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। सो इट इज़ क्लासिफाइड एज हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, जो कि है हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। पहले हम लोग हार्ड रियल टाइम के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट इज हार्ड रियल टाइम। Systems where failure to meet response time constraints, that is, deadlines result in catastrophic system failure, are called as hard real-time embedded system। यानी कि सिस्टम where failure to meet response time, यानी कि ऐसे कुछ सिस्टम जहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम यानी कि उसी टाइम में वो जो ऑपरेशन है वो उसी टाइम में परफॉर्म होना चाहिए ना। सो अगर ये उस टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ, फेलियर टू मीट रिस्पॉन्स टाइम, फेलियर हो गया यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम में हम वो ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाए, देन दैट इज डेडलाइन रिजल्ट इन कैटास्ट्रॉफिक सिस्टम फेलियर। यानी कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर हो सकता है अगर वो टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ। दैट्स वाई हम लोग इसे बोलते हैं हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो है जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। हम लोग थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा सा भी टाइमिंग में डिले नहीं कर सकते। जो ऑपरेशन है वो उसी परफेक्ट प्रॉपर टाइम पे जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। सो इसकी जो टाइम बाउंड रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेवरल माइक्रो सेकेंड्स टू फ्यू मिली सेकेंड्स, यानी कि इतना कम टाइम हमारे पास। अब माइक्रो सेकेंड्स यानी कि मैं बताऊँ, यानी कि 10⁻⁻⁻, अब माइक्रो सेकेंड यानी कि मैं आपको बताऊँ 10⁻⁻⁶। और अब मिली सेकेंड्स अब मैं आपको बताऊँ वो है फ्यू मिली सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻3। इतना ज़्यादा कम हमारे पास टाइम पीरियड होता है, टाइम बाउंड रेंज होता है, यानी कि हाँ। सो यानी कि हमारे पास इतना जो कम है वो टाइम बाउंड रेंज होता है। सो एग्जांपल्स की हम बात करें, एयरक्राफ्ट क्रैशिंग, यानी कि जो एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम लगे होते हैं जो एरोप्लेन में, सो वहाँ पर भी जो है इस हार्ड रियल टाइम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी डिले हो गया तो फिर डायरेक्ट सिस्टम फेलियर होगा ना, डायरेक्ट क्रैश ही होगी ना सारा एयरक्राफ्ट। ओके, इसलिए या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम, यानी कि मिसाइल को रोकने के लिए जो सिस्टम यूज़ की जाती है वहाँ पर भी ये यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज एयर बैग्स इन कार, यानी कार में जो एयर बैग्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो एक्सीडेंट होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए एयर बैग्स जो है कार में यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। सो नाउ द नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि द सिस्टम्स वेयर फेलियर टू मीट रिस्पॉन्स टाइम constraints, that is deadline, does not result in catastrophic system failure, and the system still functions even if deadlines are sometimes not met।
यानी कि सिस्टम, यानी कि अगर वहाँ पर फेलियर टू मीट रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि वो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, जो यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है जो यहाँ पर होता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, यानी कि उसी पर्टिकुलर टाइम में हमें वो आउटपुट चाहिए। अगर वो जो डेडलाइन होती है इट डज, अगर वो नहीं मिली, यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, यानी कि उसी स्पेसिफिक टाइम में हमें वो आउटपुट चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिला, फेलियर टू मीट या फिर डेडलाइन अगर वो नहीं मीट हुई, देन इट विल नॉट रिजल्ट इन अ कैटास्ट्रॉफिक सिस्टम फेलियर, यानी कि इससे कुछ सिस्टम फेलियर, यानी कि कुछ नुकसान नहीं होगा उस सिस्टम का, एंड फिर भी वो सिस्टम चलेगी। यानी कि अगले सेंटेंसेस में हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एंड द सिस्टम स्टिल फंक्शंस इवन इफ डेडलाइंस आर समटाइम्स नॉट मेट, यानी कि अगर फिर भी उसी सेकंड में अगर वो जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी कि अगर कुछ सेकंड बाद भी, कुछ मिली सेकेंड्स में या फिर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद भी अगर वो फंक्शन होता है वो परफॉर्म होगा, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब इसका टाइम बाउंड रेंज कितना है, जो कि है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड अ फ्यू सेकेंड, यानी कुछ ही सेकेंड का जो है इसका फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कुछ ही सेकेंड का डिले यहाँ पर चलेगा, और अगर डिले हो गया तो फिर भी कोई बात नहीं, वो सिस्टम फिर भी फंक्शन करती है। एग्जाम्पल्स के अगर हम लोग बात करें वो है मोबाइल फ़ोन एंड डिजिटल कैमरा। अब बढ़ते हम लोग हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर, आते हैं हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर, जो कि है नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। अब ये जो है नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। जो कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज सेंसर्स, कंट्रोलर्स एंड एक्चुएटर्स एक्सेट्रा इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क यूजिंग TCP/IP और UDP। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अब ये एक तरह से पूरी सिस्टम जो होती है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके बनाई जाती है, जो कि है सेंसर्स तो आपको पता ही है, सेंसर जो कि लगे होते हैं, यानी कि हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया एक्सेट्रा। यानी कि जैसे कि कंट्रोलर्स, अब कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स बेसिकली जो सेंसर्स का जो है इसका जो आउटपुट जो होता है वो लेते हैं, एंड ये लोग डिसीजंस बनाते हैं। कंट्रोलर्स जो है वो डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। अब यानी कि अब यहाँ पर अब एक्चुएटर्स क्या होता है, सो एक्चुएटर्स एक्चुअल में जो कंट्रोलर्स जो होता है ये जो भी डिसीजन बनाता है ये उसके ऊपर एक्शन देता है, यानी कि ये जो भी हमें आउटपुट देगा एक्चुएटर्स उस आउटपुट को फॉलो करेगा, ओके। तो इट इज़ इंटरकनेक्टेड थ्रू अवर नेटवर्क यूजिंग TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और UDP इसके बाद आता है और UDP यानी कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। सो ये जो होता है नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम, ये एक तरह से ये जो सारे कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे से तो वायर्ड या फिर वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं, ताकि ये लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें, ठीक है। इट इज़ बिल्ट ऑन ASIPs एंड जनरल पर्पस प्रोसेसर्स। ये अब ASIP क्या होता है, जो कि है एप्लीकेशंस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर, यानी कि ये जो एक स्पेसिफिक प्रोसेसर होते हैं जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड जनरल पर्पस प्रोसेसर्स, यानी कि वही जो नॉर्मल प्रोसेसर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो। नाउ फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सर्विलेंस एंड हेल्थ कंट्रोल में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। अगला एम्बेडेड सिस्टम है मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन्स, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको हम लोग PDA भी बोल सकते हैं, then smartphones, pagers are the examples of मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। यानी कि जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इंक्लूड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर। ऑब्वियसली आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर्स होता है जैसे कि स्नैपड्रैगन वगैरह जनरेशन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वैसे प्रोसेसर्स, और उसके बाद आता है डेडिकेटेड चिप्स फॉर डिस्प्ले ड्राइवर। चिप्स डिस्प्ले ड्राइवर की जो होते हैं डेडिकेटेड चिप्स फॉर डिस्प्ले ड्राइवर, यानी कि ये जो है हमारी स्क्रीन जो होती है मोबाइल की या फिर टैब्स की जो स्क्रीन होती है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज GPS, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। आप सब इसके बारे में तो जानते ही होंगे, हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। then the thing is डिस्प्ले, टच स्क्रीन, मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, ये सब भी आप जानते हो, मेमोरी के बारे में आप जानते हो। then the next is GPU, यानी कि ग्राफिक्स चिप,
देन है कैमरा एंड बैटरी। और यहाँ पर जो है सेंसर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि पहला है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट लाइट एंड टेम्परेचर, यानी कि ये 4 प्रकार के सेंसर जो होते हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और पहला आता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। अब इसका यूज़ कहाँ होता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, तो जब हमारे फ़ोन में जो हम ऑटो रोटेशन का ऑप्शन होता है वो जब हम लोग यूज़ करते हैं तब जो है वो एक्सेलेरोमीटर सेंसर जो है वो एक्टिवेट होता है। अब आता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से कॉल पे बात करते हो तो आपको ये नोटिस हो कि आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो जाती है। जैसे आप आप अपने कान के यहाँ पे ऐसे जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे रखते हो कॉल, तो फिर जो स्क्रीन होती है वो ऑफ होती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज लाइट सेंसर एंड टेम्परेचर सेंसर। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। सो अब हम लोग आते हैं हमारे आखिरी एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर, जो कि है सिंगल फंक्शन एम्बेडेड सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि इट यूजुअली एग्जीक्यूट्स ओनली वन प्रोग्राम रिपीटेडली, दैट इज specific predefined task repeatedly. It means that it has some dedicated function. यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो सिंगल फंक्शन एम्बेडेड सिस्टम होता है ये सिर्फ एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करता है और स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड टास्क रिपीटेडली, यानी कि एक ही टास्क को वो बार बार रिपीट करता है एंड इसका जो फंक्शन होता है वो एक ही होता है, इसलिए तो इसे सिंगल फंक्शन एम्बेडेड सिस्टम होता है। ये एक ही फंक्शन करता है, ये एक ही काम प्रॉपरली करता है। फॉर एग्जांपल पेजेस। अब पेजेस ये को पता होगा पुराने ज़माने में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करता था जिसमें हम लोग कोड एक दूसरे को कोड वर्ड्स भेजा करते थे। नाउ द नेक्स्ट इज कैमरा। कैमरा में ऑब्वियसली हम फोटो खींचने के लिए, एंड कैलकुलेटर जिसमें हम लोग बेसिक मैथ्स करते हैं। सो ये रहा आज का टॉपिक, जो कि है 1.3 आर्टिफिशियल एम्बेडेड सिस्टम हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी इजी लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ यहाँ पे अपने EXTC ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फॉर जो मिलता हूँ अगली वीडियो में।